तो देखिए अब हम सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। इसमें फिजिक्स है, ठीक है। 1 से 8 तक क्वेश्चन है, 4 आपको करने होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ 2 मीटर फोकल लेंथ। हमें पावर निकालनी है किसकी? कॉनकेव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया ये मीटर में है, तो पावर हमारा कितना आ गया? 0.5 डायोप्टर, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, कॉनकेव लेंस अगर पूछेगा तो कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है ये होता है नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो यहाँ पर फोकल लेंथ हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस पूछा हुआ है तो सब जगह यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा। पावर कितना निकल के आ गया? 0.5 डायोप्टर माइनस का, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू माइनस 0.5 डायोप्टर। तो 0.5 डायोप्टर हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एम्पियर। कह रहा है कि एम्पियर को डिफाइन करो। तो देखो यहाँ पर एक कोई कंडक्टर है, एक तार है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो अगर इसको मैं काटूंगा यहाँ से, मान लो यहाँ से काट दिया, तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार कर जाएगा, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर जो करंट बहा है वो कितना बहा है? 1 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसी को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है? 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना मूव कर जाएगा 1 सेकेंड में, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर या एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। इसको कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है राइट एनी 3 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूज बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि इसको सेविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। सेविंग मिरर मतलब जहाँ पे दाढ़ी मूंछ बनाई जाती है, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकअप रूम में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है? छोटी ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज दिखा देता है, इमेज। तो इमेज जो है इसमें कैसा बनता है? छोटा से बड़ा। इसमें एक इमेज हमारा कैसा बनता है? छोटे को बड़ा करके दिखा देता है। तो वहाँ पर हम मेकअप रूम में इसको यूज़ करते हैं। पिंपल्स वगैरह जो दिखाई नहीं देता है उसको हम देखने के लिए। हेडलाइट जो होती हैं गाड़ियों के अंदर, उनका हेडलाइट्स के अंदर कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव। ईएनटी डॉक्टर जो होता है, ईएनटी मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, तो ये जो डॉक्टर होता है जो तीनों को देखता है, तो एक मशीन जो है कान के अंदर या जो है गले के अंदर डाल के चेक करता है कि कहीं पर प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो मशीन के अंदर क्या रहता है? कॉनकेव मिरर लगा रहता है। सोलर, इसको हम सोलर फर्नेस की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोलर फर्नेस की तरह यूज़ करके हम खाना वगैरह पकाते हैं। डेंटिस्ट जो होता है, डॉक्टर जिसको दांत का डॉक्टर कहा जाता है, वो भी इसको यूज़ करता है। दांतों के अंदर एक चम्मच जैसा ऐसे होता है, ठीक है, इसको डाल के और दांत चेक करता है कि कौन सा दांत खराब है या किस दांत में प्रॉब्लम है। तो हमसे सिर्फ 2 ही पूछा था कि 2 यूज़ बताओ किसके? कॉनकेव मिरर के। तो इनमें से जो भी आपको 2 याद आएगा वो लिख देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इट। कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, और उसको यूज़ अगर हम कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे कोयला, अगर कोयला का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तो कोयला ख़त्म हो जाएगा धरती से, ठीक है। पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं।
और नॉन रिन्यूएबल को हम एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। तो एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, कोयला वगैरह, कोल, इन ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ लिख दिया है, those resources which are limited in quantity in our surrounding is called non renewable resources। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब जिसका यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम यानी डीजल, पेट्रोल, जितनी भी ऑयल होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई डस्ट का पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में है और लाइट जिस रास्ते से जा रही है, मान लो ये ऐसे सीधे जा रही थी, ठीक है, और इसके सामने कोई एक पार्टिकल्स आ गया, इसके ऊपर जब ये लाइट पड़ती है तो ये लाइट फैल जाती है, टकराने के बाद जो है ये फैल जाएगी अलग अलग दिशाओं में। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब फैलाना, ठीक है। तो जब लाइट का फैलाव हो जाता है, लाइट फैल जाता है कब, जब उसके सामने कोई पार्टिकल्स आ जाए जिससे वो टकराने के बाद अपना जो है सीधा रास्ता में जा रहा था लेकिन उसका रास्ता क्या हो गया, फैल गया। इस तरीके के प्रोसेस को या फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द फिनोमेना इन विच लाइट रेज गेट्स डेविएटेड। डेविएटेड मतलब मुड़ जाना, फ्रॉम इट्स ओन पाथ, अपने रास्ते से। तो ये जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से मुड़ गया इधर, इधर ये साथ चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। ऑन स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब टकराने के बाद, एंड ऑब्स्टेकल्स लाइक, ऑब्स्टेकल मतलब कोई वस्तु जिससे ये टकराएगा, जैसे डस्ट हो गया, वाटर के पार्टिकल्स हो गए, एयर पार्टिकल्स हो गए, इसको क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये डेफिनेशन है, और ये जो है आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसे होता है। देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ओम्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कह रहा है कि ओम्स लॉ में कौन सा वैल्यू या कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रहता है तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक बैटरी है और इस एक बैटरी से मैंने एक बल्ब को जोड़ रखा है। तो ये है हमारे पास बल्ब, ये एक बल्ब है, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा है और ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये जल जाएगा लाइट, लेकिन मैंने क्या किया, अब की बार मैं 3-4 बैटरी को एक साथ जोड़ दूंगा। तो देखिए 3-4 बैटरी को जब एक साथ हम जोड़ते हैं और तब मैं जो है इसके साथ एक कोई बल्ब लगा दूंगा, तो ये ज़्यादा जलेगा कि ये ज़्यादा जलेगा। मान लो इसको मैंने ए कह दिया, ये बी है, तो बी ज़्यादा ग्लो करेगा कि ए ज़्यादा ग्लो करेगा, तो बी करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 बैटरी है, तो 3 बैटरी से ये पावरफुल होगा, इसके अंदर करंट ज़्यादा होगा। और बैटरी के अंदर क्या रहता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाएगा। इसी को बताया था किसने, ओम्स जो है एक साइंटिस्ट है, उसी ने बताया था कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो तार के अंदर करंट बढ़ जाएगा। और उसने इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देखा था कि एक बैटरी लिया और फिर 3-4 बैटरी को एक साथ लिया, दोनों में बल्ब जो है वो किसी में कम जल रहा था, किसी में ज़्यादा। तो जिसमें ज़्यादा बैटरी होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा करंट होगा, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा उसको जो है ग्लो करने में मदद करेगा। तो यहाँ तुम पंखा लगा लो, कुछ भी लगा लो, मोटर वगैरह, ये ज़्यादा जलेगा, मतलब इसमें ज़्यादा स्पीड होगी अगर मोटर होगी तो, या पंखा होगी तो। यहाँ पर पंखे की स्पीड कम होगी, क्यों, क्योंकि इसमें बैटरी एक है, एक बैटरी मतलब वोल्टेज कम होगा। इसमें बैटरी में वोल्टेज होता है तो इसमें वोल्टेज मैं मान के चलता हूँ 5 है, ठीक है, इसमें 5 वोल्ट है, और इसमें कितना हो जाएगा, 5-5 का, ये तीनों है, तो ये तीनों हो जाएंगे 15 वोल्ट का। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा। यही जो है ओम्स के नियम ने बताया था, या ओम्स लॉ ने यही कहा था, ओम्स ने यही कहा था कि वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, लेकिन कितना वो बढ़ेगा इसको निकालने के लिए मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा। और जब मैं इसको हटाऊंगा तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके आऊँगा जो करंट और वोल्टेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, करंट को मतलब ये करंट को और जो है दूसरा कोई मतलब घटा ना सके और बढ़ा ना सके, सिर्फ वोल्टेज ही क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकेगा। तो मैं इसको मैं हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आऊँगा,
और इस कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं आर, और आर मतलब हो गया रेजिस्टेंस। तो तार के अंदर, किसी भी तार के अंदर जब करंट चलता है तो इसको रोकने वाला, जो करंट को रोकने वाला होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया आर और ये हो गया आई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ओम्स लॉ के जो इक्वेशन है इसी को कहते हैं ओम्स लॉ इक्वेशन। तो ओम्स लॉ का जो इक्वेशन है या ओम्स लॉ के अंदर ये जो आर है यही कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो है कुछ भी नहीं असर डालेगा इसके ऊपर, क्योंकि वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाऊंगा करंट घटेगा। ये चुपचाप जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा या ये जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा किसको, ओम्स लॉ को। तो करंट जो है वो तभी बढ़ेगा जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, और वोल्टेज जो है मैं बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाऊंगा तो करंट घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है हमारा आर, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट। इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको एग्जाम में इस फॉर्मेट में, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें V क्या है वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा। यहाँ से मैंने जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के V इज इक्वल टू आर आई लिख दिया। आर क्या है, जब इसको हटाएंगे तो आर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। और आर मीन्स रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट वैल्यू इन ओम्स लॉ। तो आर रेजिस्टेंस वो वैल्यू है जो ओम्स लॉ के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा क्वांटिटी ओम्स लॉ में कांस्टेंट रहता है और कैसे रहता है, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, आर यानी रेजिस्टेंस, कैसे रहता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो हमें विशेषताएं बतानी है, ठीक है, दो इसके क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज। तो देखो इसके दो प्रॉपर्टीज कौन से हैं। पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है। जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट में ये नॉर्थ, ये साउथ, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। तो निकला यहाँ से और इंटर कहाँ से किया, साउथ में। ऐसे ही यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से यहाँ से इंटर करेगा। तो निकलता है नॉर्थ से बाहर के साइड, ठीक है, और साउथ से क्या करेगा, इंटर करेगा। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ से कितना भी निकाल लूँ ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी काटेगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना भी मैं निकाल लूँ इसके अंदर से, ऐसा नहीं है कि ऐसे निकालूंगा और ये ऐसे काट के चला जाए। तो देखो यहाँ पे काट रहा है, ये कभी भी नहीं काटेगा। तो इसी को कहते हैं इंटरसेक्ट। जब दो लाइंस आपस में काटती है इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अब सोचोगे ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं काटती, अगर काट देगी, देखो दो लाइन अगर जो है आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पर एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन निकल के आएगा, एक ये वाला डायरेक्शन एक ये वाला डायरेक्शन। और सेम पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, या सेम पॉइंट पे किसी भी चीज़ का दो पोजीशन नहीं हो सकता। तो जैसे मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सेम टाइम पे दिल्ली में भी हूँ और बिहार में भी हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं दो जगहों पे सेम टाइम में हो सकूँ, इसीलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटेगा नहीं। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कर्व्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, कर्व होगा। कर्व मतलब ऐसे घुमावदार या सर्कुलर। तो देखो ये सर्कुलर है, ये बिल्कुल ऐसे कर्व है, घुमा हुआ है, ये ऐसे सीधा सीधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलेगा और इधर चला जाएगा और इधर से कहीं से आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, ऐसे घुमावदार होती हैं, सर्कुलर होता है, इसी को हम कहते हैं कर्व, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, कर्व होगा और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये दो मेन या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। कह रहा कि आंख के अंदर जब लाइट घुसता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखना। देखो ये आंख है और आंख का ये सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं
कॉर्निया। यहाँ से एक मसल निकलता है, इस मसल को हम क्या बोलते हैं, आइरीज। ठीक है, तो देखो ये आइरीज है, आइरीज खुलता है और मतलब ये कभी ज़्यादा खुलेगा कभी कम खुलेगा। ये ज़्यादा खुलेगा तो इसके बीच में देखो स्पेस कितना आ गया, छोटा सा। अगर मैं इसको कम खोल दूंगा, मान लो कि ये इतना खुला है, ठीक है, यहाँ से इतना इतना खुला है, तो इसके बीच में देखो स्पेस कितना आ गया, बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया। तो आइरिस जो है ये ज़्यादा और कम ज़्यादा खुलेगा कम खुलेगा, तो लाइट जो है यहाँ से, ये ज़्यादा खुलेगा तो लाइट यहाँ से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से लाइट जो है बहुत सारे चले गए, लेकिन अगर ये ज़्यादा खुल गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक खुल गया, तो बाकी के ये जो है ये वाला और ये वाला तो एक जा रहा है, लेकिन ये देखो ये 1 2 3 लाइन तो जा ही नहीं रहा है। यानी लाइट जो है, लाइट इंटर करेगा, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये आइरिस कर रहा है। कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड होता है, आइरिस के खुलने पे और बंद होने पे। तो जो आइरिस है वही अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आंखों के अंदर रोशनी कितनी जानी चाहिए, कम जानी चाहिए कि ज़्यादा जाना चाहिए। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ठीक है, और आइरिस जो है ये प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है। तो आइरिस के बीच के जो जगह होता है, जो अभी मैंने बताया था, आइरिस के बीच का जो जगह होता है, ये गैप, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो आंखों के अंदर देखना बिल्कुल बीचों बीच एक मतलब दिखाई देगा गोल सा, वो प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आइरिस 2 काम करता है, एक तो लाइट कितना जाना है कितना नहीं जाना है उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा प्यूपिल को कंट्रोल करता है। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका आंसर यहाँ पर है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आईज इज कंट्रोल बाय आइरिस। तो आइरिस वो आँख का हिस्सा है या पार्ट्स है जो लाइट ऑफ अमाउंट को क्या करता है, कितनी अमाउंट में लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। इसको शटर कहते हैं। ठीक है, आइरिस को कई बार हम शटर ऑफ द आइज कहते हैं। शटर मतलब एक दरवाज़ा होता है, बंद कर देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा और खोल देंगे तो खुलेगा। तो वो जो है एडजस्टेबल होता है, ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा खुलेगा, कम खोलेंगे कम खुलेगा। ठीक है, और ये अभी मैंने बताया था कि ये साइज़ किसकी कंट्रोल करता है, प्यूपिल की। तो प्यूपिल जो होता है इसका साइज़ भी कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। देखिए अब है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव फॉर अ कॉनकेव मिरर 1/v + 1/u = 1/f। इसको हमें प्रूव करना है, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f = 1v + 1/u। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसको हमें प्रूफ करना है, ये लाना है हमें। कैसे ये आया है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला बना रहे। देखो लेट अस कंसीडर, मैंने माना कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर और इन्फिनिटी से इधर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। किसी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हूँ। तो देखो जब भी रखेंगे तो एक रेज निकलेगा जो कि पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो भी रेज पैरेलल जाता है वो फोकस से जाता है। तो देखो ये फोकस से ऐसे चला गया, और एक रेज को ऐसे निकालूंगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही आ जाता है। तो जब लौट के आएगा तो यहाँ पर टकराएगा, एक रेज ये आ रहा है एक रेज ये आ रहा है, दोनों यहाँ टकराएंगे, यहाँ इमेज बन जाएगा। तो इमेज बन गया a' b'। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लेके और पोल तक की दूरी वो कहते हैं u। आपको पता है u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज का दूरी होता है, इमेज जहाँ पर है वहाँ से लेकर पोल की दूरी को हम कहते हैं v। इसको हम कहते हैं क्या चीज़, v = इमेज डिस्टेंस। और फोकस से लेके पोल के बीच के दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको पता है, ये सब चीज़ें आपको आती है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 रेज निकाला, एक जो ऐसे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। तो बस अभी इतना समझो, बाकी ये आगे का समझने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज ऐसे निकला, ये चला गया, ये ऐसे आके यहाँ पर इमेज बना रहा है। एक रेज ऐसे निकला और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चला आएगा।
देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी और सी, ये वाला एंगल, और एक मुझे ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहा है, और इसमें ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं जब भी कोई दो एंगल अगर 90 डिग्री का है और दोनों का जो एंगल है वो एडजेसेंट है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे क्या सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेट अस एज्यूम ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो ये रहा ए बी सी, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी के। ठीक है, तो ये सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल होता है तो साइड जो हम लेते हैं ये रेशियो में लेते हैं, तो रेशियो में ले लूँगा मैं इसका साइड ए डैश बी डैश और ए बी। तो मैंने ये ले लिया ए डैश बी डैश, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो सेम आएगा, तो वही लिखा है मैंने ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, और ये सिमिलर है तो मैं इसको सिमिलर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इक्वल होगा ये, और ये हो जाएगा बी डैश सी और बी सी, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा बी डैश सी और ये हो जाएगा बी सी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन चाहिए, बिना दो इक्वेशन का सॉल्व नहीं होता है चीज़ें, तो एक इक्वेशन तो बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैंने एक रेज निकाला यहाँ से, देखो, और ये पोल पे गया है और पोल से ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ आके यहाँ पे टकराया है। तो देखो यहाँ एक ट्राइंगल हमारा ये वाला बन रहा है, ए बी और पी, ये वाला एक ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये पूरा, मैं इसको लाल से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये देखो, ये मेरे हाथ पे ध्यान दो, ये वाला एक ट्राइंगल ये बन गया ए बी और पी, और दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है ए डैश बी डैश और पी। तो एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो दो ट्राइंगल यहाँ पर भी बन रहा है और दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो जब दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा तो उनका हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल इसको ही माना है, सिमिलरली ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। ठीक है, तो ए डैश बी डैश और पी के सिमिलर है ट्राइंगल कौन, ए बी पी। तो ये रहा ए बी पी, तो दो ट्राइंगल हमें मिल गए। अब इन दोनों का जो साइड का रेशियो है वो निकाल लेंगे, ए डैश बी डैश ए बी, जैसे यहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर बी डैश पी और बी पी है। ठीक है, तो बी डैश, ये रहा बी डैश पी, ये वाली दूरी, और यहाँ से जो है ये वाली दूरी बी डैश। ठीक है, यहाँ मतलब ये ए डैश बी, तो ये हो गया हमारा ए डैश बी, ये वाला दूरी, और ए बी, तो ये वाला दूरी एक जैसा है, मतलब ये दोनों कितना होगा, एक जैसा। और फिर मैं यहाँ पर लिखा हूँ बी डैश पी, तो ये हो गया बी डैश पी, ये वाला दूरी, और बी पी। ठीक है, तो ये हो गया बी और ये हो गया पी, ये वाला दूरी। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बराबर है। ठीक है, तो इसकी रेशियो बराबर है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जैसे ही इक्वेशन 2 हो गया तो मैं यहाँ से इधर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत है, शुरुआत यहाँ हमारा कहाँ से है, यहाँ से। तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया है। देखो ये जो है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बी डैश सी के और बी सी के। यहाँ पर लिखा है ना ए डैश बी डैश ए बी, ये किसके बराबर है, ये है बी डैश सी और बी सी के। तो मैंने इसको हटा के ये लिख दिया है बी डैश सी और बी सी। तो बी डैश सी बी सी किसके बराबर हो गया, बी डैश पी और बी पी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी सी जो है, क्योंकि हम सभी जो है डिस्टेंस पोल से लेते हैं, तो मैं सभी डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, पोल से। लेकिन पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी सी, तो ये रहा बी और ये रहा सी। ये दूरी तो हम यहाँ से लेते नहीं है, हम लेते हैं यहाँ से। तो मैं पूरा यहाँ से दूरी लूँगा। ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक की दूरी लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ले रहा हूँ मैं, तो मैंने ले लिया पूरा दूरी सी पी, ये पूरा दूरी हो गया। और जो छोटा सा हमारा दूरी था वो जैसे बी पी, तो ये हो गया हमारा पूरा दूरी सी पी माइनस
बी और पी, तो इतना वाला दूरी और इतना वाला दूरी जो है इसमें से घटा देंगे तो ये दूरी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो वही किया है मैंने, सी पी माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर बड़े वाले में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला जो दूरी हमारा था, ठीक है, बी सी वाला, वो निकल जाएगा। तो बी और सी यानी ये वाला जो दूरी इतनी की है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो सी पी और बी पी, सी पी में से माइनस कर दिया है बी डैश पी को, तो ये पूरा में से मैंने इतने को क्या कर दिया माइनस, तो ये जो है हमारा है इतना डिस्टेंस निकल गया है। ऐसे ही मैंने बी सी को क्या किया है, क्योंकि बी सी ये है बी और ये है सी, तो यहाँ से हम डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं पूरा ये डिस्टेंस लेंगे। तो मैंने पूरा डिस्टेंस लिया है बी पी यानी बी से लेकर पी तक। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया है सी और पी, तो ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर देंगे इतने वाले में से तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, तो वो निकल गया है सी पी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश पी के और डिवाइडेड बाई बी पी। अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो सी पी क्या होता है, सी और पी क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि सी से लेके पी तक की दूरी वो कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेडियस ऑफ कार्वेचर लूँगा, लेकिन नेगेटिव में लूँगा। क्यों नेगेटिव, क्योंकि रेज ऐसे जा रहा है और मैं डिस्टेंस को ऐसे पीछे मेज़र करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में सभी निगेटिव होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, तो इधर सब पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो सी पी कितना है, सी पी हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आर कह दिया मैंने, साइन के साथ आर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस, और माइनस ये हो गया है ये बी डैश पी क्या है, बी डैश पी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। वो भी साइन रखेंगे उसमें, तो ये पीछे आ रहा है इसके मिरर के इधर आ रहा है नेगेटिव वाले पार्ट में, तो इस यहाँ पर मैंने नेगेटिव रख दिया। ऐसे ही बी पी क्या हो जाएगा, ये रहा बी और ये रहा पी, बी और पी को हम क्या कहते हैं यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया माइनस के साथ आएगा ये यू, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया बीच में, और सी पी जो है ये रहा सी और ये रहा पी, सी पी क्या है हमारा आर, तो मैंने यहाँ पर साइन उसके साथ लगा कर रख दिया है आर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और ये माइनस कार्टेशियन साइन के हिसाब से आया है, इज इक्वल टू बी डैश पी, तो ये रहा बी डैश ये रहा पी, तो बी और पी के बीच की दूरी को कहते हैं वी, वी क्या है हमारा माइनस में, तो मैंने लिखा है वी डिवाइडेड बाई बी पी, तो ये रहा बी और ये रहा पी, ये है हमारा है यू, तो बी पी जो है वो इक्वल है कि इसके यू के, तो इसमें भी हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, तो इधर जो है हम डायरेक्ट इसको काट देंगे, तो यहाँ पर मैंने काट दिया है, तो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई यू, तो इतना तो ये आ गया समझ में। इसको देखो कैसे किया है, ये है यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये भी गुना करेंगे तो माइनस आर प्लस वी हो गया, माइनस आर प्लस वी। ऐसे ही यहाँ पर माइनस यू प्लस आर हो गया। ठीक है, अब इसको इन दोनों के साथ गुना कर दिया है और इसको इन दोनों के साथ गुना कर दिया है, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आर यू प्लस यू वी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू वी प्लस वी आर, तो ये हो गया वी आर। अब देखो यहाँ पर यू वी यहाँ पर भी है, यू वी यहाँ पर है, ये माइनस में है, इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया यू वी प्लस यू वी, तो ये हो गया 2uv, तो यहाँ पर लिखा है मैंने 2uv, इतने को मैंने जो है 2uv कर दिया। ठीक है, और इस वाले को उधर लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा vr, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, और ये हो जाएगा vr, तो 2uv इज इक्वल टू vr प्लस ru। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे uvr से, तो जब दोनों साइड में डिवाइड करूंगा, देखो ये नीचे का आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा इसीलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2u और v जो है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम uvr से, तो uvr दोनों साइड करेंगे, इधर भी करेंगे, यानी vr डिवाइडेड बाई uvr। ठीक है, प्लस है तो प्लस और ru, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, uvr से। अब यहाँ से देखो जो चीज़ कट रहा है उसको काट देंगे, यहाँ से u और v कट रहा है तो u और v कट गया और बच गया क्या, 2 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कट रहा है vr, तो vr से vr कट गया, ये बच गया एक ऊपर और नीचे बच गया u,
प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से क्या कट रहा है आर और यू, तो यू से यू कट गया, आर से आर कट गया, ऊपर एक और नीचे क्या बच गया वी, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी, और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई आर। देखो फोकल लेंथ हम जब निकालते थे तो फॉर्मूला एक था R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है 2F, ठीक है, R इज इक्वल टू 2F। अब R के जगह पे हम रख देंगे 2F, तो मैं यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2F रख दूंगा इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया एक, तो ऊपर एक और नीचे क्या बच गया F, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो इसको ऐसे ये इसने लिखा है, हम इधर लेके आ जाएंगे इसको, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, तो ये 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, इसी को प्रूफ किया है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये जो है अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है दोनों में लगा सकते हैं, कॉनकेव मिरर में भी लगा सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी लगा सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, u नेगेटिव हो जाएगा कॉनकेव में, v क्या हो जाएगा, u और v दोनों नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा कॉनकेव में, और उसमें जो है वो देखना पड़ेगा कि उसमें नेगेटिव कौन सा हो रहा है पॉजिटिव कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का ये आंसर है, इतना बड़ा इसका आंसर है, ठीक है। इसको कॉपी पे करना तो छोटा लगेगा, ऐसे जो है इधर इधर करके मैंने लिखा है तो बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, एक्सप्लेन। कह रहा है कि जो सूरज के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो सूरज के अंदर क्या होता है, इतना बड़ा मान लो ये सन है, सन के अंदर जनरली दो गैस मिलता है, एक हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को निकालते हैं, और वही हीट एनर्जी सूरज की रोशनी बनके हमारे धरती तक आती है या रोशनी करती है पूरी दुनिया को, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी बनता है। कभी आप लोग बाल्टी के अंदर या कटोरा लेना और उसमें सर्फ डाल देना, और फिर उसमें सर्फ को मतलब घोल के और छूना उस बर्तन को, देखना गर्म लगेगा। तो रिएक्शन जब भी होता है तो वहाँ पर कभी कभी ठंडा होता है, कभी कभी गर्म होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, इस चीज़ को देख लीजिए। देखो मैंने लिखा है द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसा है, रिन्यूएबल है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है एनर्जी, सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसा एनर्जी है जो पॉल्यूशन नहीं करता है। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि एक एनर्जी भी मिल रहा है हमें, और ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, यानी पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। इसके अलावा ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट इमिट्स, यानी ये कोई भी क्या नहीं निकालता है, टॉक्सिक गैसेस और केमिकल। लकड़ी को जब हम जलाते हैं और मान लो कि वहाँ से मुझे हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लकड़ी को जलाऊंगा तो वहाँ से धुआं भी निकलेगा, और धुआं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैस बहुत खतरनाक होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से इंसान की जो है साइलेंट डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके का गैसेस रिलीज होती हैं। और गांव में बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, जाड़ के दिन में क्या होता है, ठंडियों के दिन में, विंटर सीजन में क्या होता है कि लोग घर में अपने जो है लकड़ी वगैरह जला कर रख देते हैं, पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उनके शरीर में चला जाता है और वो बच्चे जो है मर जाते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे को हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो इन्फेंट्स पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्फेंट्स जो होते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का जो बच्चा होता है उससे छोट उम्र को हम क्या कहते हैं, 1 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है उसको इन्फेंट्स कहते हैं। इन्फेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। उनका दम घुटता है और दम घुट के वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कोई भी गैसेस नहीं निकालेगा। तो ये बहुत अच्छा एक एनर्जी हो गया, जो गैसेस तो मतलब पॉइजनस गैस या टॉक्सिक जहरीला गैस निकाल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पोल्यूशन भी नहीं कर रहा है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं निकाल रहा है, इसीलिए ये इको फ्रेंडली एनर्जी है। इको फ्रेंडली एनर्जी का मतलब हो गया इसको कोई भी इस्तेमाल करेगा, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से, ठीक है।
वी यूज सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं। तो देखो पहले हमारी एनर्जी कैसे बनती थी, पहले हम एनर्जी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोयला जलाते थे। जैसे कोयला ट्रेन होता है, ट्रेन के अंदर कोयला जला के हम उसको चलाते थे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। वैसे ही हमने क्या कर दिया है, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो घर पे करंट आ रही है, वोल्टेज आ रही है, ये हम पहले कोयले को जला के करते थे, लेकिन अब हम सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके चाहते हैं कि उससे हम किसी तरीके से क्या बना ले, सोलर एनर्जी से क्या बना ले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके लिए सोलर पैनल आते हैं बहुत बड़े बड़े, उसको हम लगा देते हैं छतों के ऊपर और उससे हम एनर्जी बना लेते हैं। तो हम ये इको फ्रेंडली है, इसका इस्तेमाल प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है। सूरज की रोशनी हमें चाहिए, ठीक है, इंसानों को या एनिमल्स को वहाँ से विटामिन डी मिलता है, प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये एक ऐसा एनर्जी है जो सबको चाहिए, और सिर्फ ये जो है इसको हम मतलब अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल ना करके हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो, ठीक है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो सोलर एनर्जी है वो फ्यूचर में आने वाला जो सबसे बड़ा एनर्जी है, ठीक है, ये फ्यूचर का सबसे बेस्ट एनर्जी रहेगा, क्योंकि ये एक तो पोल्यूशन नहीं करेगा, दूसरा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या गैसेस रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये फ्यूचर सोर्स के लिए हम इसको देख रहे हैं कि ये एक हमारा जो है फ्यूचर सोर्स का एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक एनर्जी होगा जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, जिसमें कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ यूज फॉर सोलर फर्नेस, हम इसको सोलर फर्नेस, सूरज की रोशनी को यूज़ करके भट्टी बनाते हैं। सोलर फर्नेस मतलब होता है भट्टी जिसमें हम खाना वगैरह पकाते हैं। तो सोलर फर्नेस हम बना लेते हैं सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके खाना पकाने के लिए। तो देखो इसका इस्तेमाल जो है सोलर फर्नेस की तरह भी होता है जिसमें हम खाना पका सकते हैं। तो ये जो है आपको एग्जाम में लिखने होंगे। अगर हमारा क्वेश्चन क्या आएगा तो आएगा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सन के अंदर जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स मैंने बता दिया, हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर जब रिएक्शन होता है तो वहाँ से ये निकलता है। और इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि इसके ये जो है फ़ायदे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे, ये जो है रिन्यूएबल है, और जो सूरज के अंदर से रोशनी निकलती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। तो फिजिक्स का पार्ट हमने खत्म कर दिया, केमिस्ट्री है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस अफेक्टेड ऑन एडिंग ए बेस इन एक्सेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो कह रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन किसका बढ़ा दूं, OH का, तो जिस चीज़ में OH होता है उसको बेस कहते हैं। तो कोई एक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर OH होगा, अगर उसके अंदर मैं और ज़्यादा क्या मिला दूं, कह रहा है कि और ज़्यादा उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉल्यूशन मिला दूंगा जिसमें OH सॉल्यूशन है तो क्या होगा। तो देखो इसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, ये और ज़्यादा बेस हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले से ही इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, OH आयंस हैं, और OH आयंस वो होता है जिसके अंदर जो बेस होता है। तो बेस OH आयंस रिलीज करता है। मैं इसके अंदर और क्या डाल रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। और जैसे ये पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो पानी के अंदर जाते ही इसमें से OH टूट जाएगा। तो OH फिर जो है और ज़्यादा, पहले से तो था ही इस बाल्टी के अंदर, लेकिन इस बाल्टी के अंदर मान लो ये सॉल्यूशन है, कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर पहले से OH था, लेकिन मैंने NaOH डाल के इसकी बेसिसिटी और बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जब हम NaOH डालेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसमें जब डालूंगा तो क्या होगा, OH और बढ़ता चला जाएगा, तो OH और बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल इसकी जो है बेसिसिटी बढ़ गया, ये ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस अफेक्टेड एंड एडिंग ए बेस इन एक्सेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर OH का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्या इफेक्ट डालेगा। तो यही इफेक्ट डालेगा कि पहले वो कम बेस होगा, बाद में वो ज़्यादा बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम पहले से ही इसमें जो है बेस था और बेस डाल के हम इसको ज़्यादा बेस कर दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे, ये इसका आंसर है द कंसंट्रेशन ऑफ
हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, इसको हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कहते हैं, वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेस और ज़्यादा जो है हम डालेंगे तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है और उसमें भी OH है, तो ज़्यादा OH रिलीज हो जाएगा, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा बेसिक नेचर का हो जाएगा, बेस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बेस का नेचर होता है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 रिएक्शन दैट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर बाय गिविंग इक्वेशन। कह रहा है कि हमें 2 रिएक्शन ऐसे बताओ जिसमें से क्लोरीन गैस को बाहर निकाला जा सकता है या क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, किसमें से, ब्लीचिंग पाउडर में से। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको जो है, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर है आंसर, यहीं पर मैं इसको समझा देता हूँ। देखो इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं क्लोरीन को बाहर। पहले मैं क्या करूँगा, ये केमिकल रिएक्शन है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हो गया HCl, और ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब इसमें पानी मिला होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर से, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो जब इसके साथ मैंने जो है किसका रिएक्शन करा दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन करा देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये H और ये हो गया हमारे पास Ca, और यहाँ से CaCl2 ये बाहर चला जाएगा, तो ये और ये बाहर चला गया, क्या बच गया हमारे पास, H। ठीक है, H2O, ये H2O बच गया, और यहाँ से जो है एक जो है मैंने क्लोरीन, एक ये रहा, ठीक है, और ये जो है CaCl2, ये 2 क्लोरीन बाहर चला गया, 1 क्लोरीन बच गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने निकाल दिया पानी के फॉर्म में। ठीक है, और क्या बच गया मेरे पास, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो देखो क्लोरीन वहाँ निकल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से यानी ब्लीचिंग पाउडर में से मैंने क्लोरीन को निकाल दिया बाहर। तो क्लोरीन कैसे निकल सकता है, क्लोरीन तब निकलेगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करा देंगे या रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से HCl जो है ये रिएक्शन करके इसके साथ क्लोरीन गैस या क्लोरीन जो है हटा देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन है इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, हटा दिया, तो देखो वहाँ पर निकल गया है। यही हमसे पूछा था कि इसमें से मुझे क्लोरीन गैस को कैसे निकालना होगा, या क्लोरीन को मुझे किसमें से, ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन को मुझे बाहर निकाल देना है। तो उसके सामने डाइल्यूट HCl लेके आ जाओ, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके आ जाओ। इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, क्लोरीन। तो वहाँ पर क्लोरीन अलग हो गया, बाहर हो गया। ऐसे ही जब हम दूसरा इसका रिएक्शन कराएंगे व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर भी मैं एक एसिड ले रहा हूँ, वो भी H2SO4। H2SO4 को हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड। ये एसिड का क्या है, राजा है, यानी तेजाबों का राजा कौन है, H2SO4। जब इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूंगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो वही चीज़ें फिर बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा CaSO4, यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा CaSO4, ये Ca और ये SO4 एक साथ। ठीक है, और ये H2 और ये वो जो है मिलकर पानी बना लेगा H2O, और क्या बच जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन अकेला बच जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन मैं देख रहा हूँ कि दोनों रिएक्शन में मैंने क्लोरीन कैसे कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, एक बार फिर मैं पीछे चलता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 मेथड या 2 रिएक्शन ऐसे बताओ जिसमें से मैं क्लोरीन को जो है बाहर निकाल दूँ, किसमें से, ब्लीचिंग पाउडर में से। तो ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन गैस को या क्लोरीन को मुझे बाहर निकालने हैं, इसके 2 मेथड या 2 रिएक्शन बताओ, और एग्जाम्पल दे के उसका जो है इक्वेशन भी बताना है कि कौन कौन सा इक्वेशन है। तो देखो ये रहा हमारे पास जो है 2 मेथड, एक ये रहा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तब क्लोरीन निकलेगा, और दूसरा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ये हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके साथ, तब इसमें से क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो क्लोरीन मैंने ब्लीचिंग पाउडर से यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ से भी निकाल दिया। तो ये हमारे पास 2 मेथड है और उसके ये रिएक्शंस हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है, कैसे मैंने निकाला है यहाँ पर जो है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यही आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एग्जाम्पल देकर इसको समझाओ। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड मिलता है उसी को कहता है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। यानी जब कभी भी नॉन मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जब करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नॉन मेटल गेन करने के लिए है तो दोनों के दोनों गेन करना चाहते हैं, तो एक भी तो निकालेगा नहीं, तो दोनों क्या कर लेंगे, दोनों ना गेन करेंगे ना लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग कर लेंगे यानी बंटवारा कर लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे गांव में होता नहीं है कि हम लोग जो है आपस में शेयर करके जो कुछ पैसे आपस में मिला के कोई जो है पार्टी सार्टी कर लेते हैं, तो शेयरिंग कहते हैं इसको। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा ना उसी बॉन्ड को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं एग्जांपल लेके एक समझाता हूँ आपको। देखो ये है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा। इसके सामने है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ये भी अपना वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये कहता है कार्बन की मेरी वैलेंसी जो है 4 है, ये कहता है कि मेरी वैलेंसी 1 है, तो ये कहता है कि हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं 1 करूँगा तो मुझे जो है 3 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाता है, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो देखो इस कार्बन ने क्या किया, इसके अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, और 4 किसके होंगे, एक एक हाइड्रोजन के मिला के 4 हो जाएंगे। तो ये कहेगा कि एक बार मैं सबका मिला के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगा। ऑक्टेट मतलब जो है ये अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन का। फिर हाइड्रोजन कहता है कि मेरे पास 1 है, मुझे कितना चाहिए, 2, तो एक बार ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो देखो ये इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसने जो है हाइड्रोजन ने इसको दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया है, इसको शेयरिंग कहेंगे। तो ये शेयरिंग हो गया, और इन दोनों में शेयरिंग होने के बाद एक कंपाउंड बनेगा, इसको कहेंगे CH4, और इस CH4 को हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, तो मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये है कोवैलेंट कंपाउंड, और इसके अंदर ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, इसको बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 6। तो अपना ये जो है 2 और ये जो है ये इसका 2 और 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको 2 चाहिए। इसके सामने फिर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी जो है लास्ट में 6 है, कितना चाहिए, 8, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, 2। तो ये क्या करता है कि कहता है कि तू मुझे 2 दे दे, ठीक है, और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँगा। तो देखो ये 6 और ये 2 मिलके 8 हो गया, तो ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये कहता है कि मैंने जो 2 दिया है तो मुझे भी तू 2 अपना दे दे, मैं भी अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसने जो है क्या कर लिया, 8 अपना भी कर लेगा। तो 2 और 6 था ना पहले, फिर ये 8 हो जाएगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके बीच में ये बॉन्ड बन जाएंगे दोनों, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि हम बॉन्ड बना कर रहें एक साथ, और ये जो दोनों बॉन्ड मिलकर जो बनेगा ये बनाएगा O2, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये एक ऐसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड। और इसके अंदर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉन मेटल के बीच में होता है। तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तब जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और तब जाके बनता है क्या चीज़, कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस चीज़ को याद रखना।
अगर नॉन मेटल और मेटल के बीच में हो जाए, तो मैं अब की जो कहने जा रहा हूँ वो ये ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो जाए तो वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वहाँ पर क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो एक एग्जांपल लेकर इसको समझाता हूँ। देखो ये है सोडियम, सोडियम अब मेटल हो गया, इसके सामने आ गया एक कोई क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहता है मुझे दे दे एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना कि ट्रांसफर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया इसने, ठीक है, इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पूछ देता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl, और NaCl को कहते हैं कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड। जो घर में हम नमक खाते हैं ना, उसका फॉर्मूला यही है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको फिलहाल हमसे पूछा नहीं गया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी चीज़ होता है। तो ये है हमारा क्या चीज़, इसका कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको आंसर कैसे लिखने होंगे एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैंने इसको जो है आंसर पहले ही लिख दिया है। तो उसके लिए आप लोग ये लिखेंगे, दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ जो है बिल्कुल याद होना चाहिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा इसी को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसका जो है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स, और हमेशा ये कैसा होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। एग्जाम्पल है मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं, ठीक है, तो CH4 को याद रखना, इसको मीथेन कहते हैं। ऑक्सीजन को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। अभी मैंने बता दिया कि दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर रहते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है, ठीक है, N2, ये इस तरीके से रहता है। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल देके मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओर। ओर क्या होता है, तो ओर का मतलब होता है क्या चीज़ कि जमीन के अंदर से जब हम कोई भी मेटल्स को निकालते हैं तो उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ लगी रहती है। जैसे मान लो मुझे जिंक निकालना है, तो मैं जिंक जब निकालूंगा तो ऐसे जिंक अकेला नहीं निकल जाएगा। जिंक ये मेटल है, ठीक है, मुझे मेटल चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि जिंक को मैं ज़मीन से जब निकालूँ तो जिंक अकेला जिंक नहीं निकलेगा, इसके साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ लगी रह सकती हैं, जैसे जिंक ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, या जिंक सल्फाइड हो गया, या जिंक कार्बोनेट हो गया। तो ये सब क्या चीज़ है हमारे पास, ये मिनरल्स हैं। ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ निकलेगा जिसके अंदर मेटल होगा और मेटल के साथ कुछ भी लगा रहेगा इम्प्यूरिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो ये क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। अब देखो मैं इसके अंदर से मैं सिर्फ जिंक लेना चाहता हूँ तो मुझे ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ से मुझे Br को हटाना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे S को हटाना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए कुछ हम प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस में पैसे लगते हैं, ठीक है। और जब ये हटा देंगे तब हम जिंक को अकेला ले लेंगे और जिंक का बहुत सारी चीज़ बना के हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस जिंक को निकालने के लिए, जिंक ब्रोमाइड में से मैं जिंक निकालने के लिए खर्च कर रहा हूँ 15,000 रुपये के, मतलब हो गया 1000, तो 15,000 यानी 15,000 रुपये में मैं इसमें से जिंक को हटा पा रहा हूँ। और मैं इसमें से सिर्फ 300 रुपये में क्या कर रहा हूँ, जिंक को हटा पा रहा हूँ। और इसमें से मैं 500 रुपये में क्या कर पा रहा हूँ, जिंक को हटा पा रहा हूँ। तो आप लोग किसको चुनोगे, मतलब आपको जिंक चाहिए, एक ऐसा जिंक जिसको निकालने के लिए मुझे 15,000 पर केजी खर्चा आ रहा है, ठीक है, और एक ऐसा मेरे पास मिनरल है जिसके अंदर से मैं जिंक निकालूंगा तो 300 रुपये पर केजी पड़ेगा, और एक ऐसा जो 500 रुपये पर केजी पड़ेगा। तो आप लोग इसको चुनोगे, ये चुनोगे, चाहे ये चुनोगे, क्योंकि ये सस्ता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मिनरल्स जिसको मैं सस्ते दाम में निकाल के और महंगे दाम में बेच दूं, इस तरीके के मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो ये भी मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है, ये भी मिनरल्स है, लेकिन इसको और इसको मैं क्या कहूँगा कि ये क्या चीज़ है, ओर्स है। इसको फिर हम इसको ओर्स नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है। और 15,000 का मान लो 15,000 रुपये किलो निकाल के और मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 5,000 रुपये किलो बिकेगा, तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि लॉस हो जाए। तो ऐसा मिनरल्स जो प्रॉफिटेबल हो और आसानी से निकाला जा सके उसको हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर कि मिनरल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
ईजिली, आसानी से निकाला जा सके। ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन उसमें टाइम लगा रहे हैं हम लोग, आसानी से निकाला जा सके। और कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल। जब उसको मैं बेच दूं मार्केट में तो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं ओर्स। और ओर्स पूछ दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप लोग इस एक क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट बहुत फेमस ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। तो इस चीज़ को याद रखना, एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, ठीक है। ऐसे ही ये जो पीछे मैंने लिखवाया था जिंक कार्बोनेट, ये भी क्या चीज़ है, जिंक कार्बोनेट, जिंक का क्या चीज़ है, ओर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओर्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों एक बैलेंस मतलब क्यों हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो देखो इसीलिए इसको बैलेंस करते हैं ताकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट में मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स होने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होंगे उतने प्रोडक्ट में अगर नहीं होंगे तो हम मास को ना बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखो ये है H2 + O2, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट उसको कहते हैं जी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इन दोनों को आपस में मिला के जो चीज़ बनेगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगा, कुछ भी बने, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 + O2 मिलके ये बन जाएगा H2O। तो देखो यहाँ पर H2O बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इधर ऑक्सीजन के 1 ही एटम्स है। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि पहले एटम्स ज़्यादा थे अब कम हो गए, या कम एटम्स पहले थे, रिएक्टेंट में कम एटम्स थे और बनने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो उसमें एटम ज़्यादा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जब रिएक्शन मतलब ये रिएक्टेंट्स जो है ये प्रोडक्ट में जब बदलेगा तो इसके अंदर कुछ एटम्स होंगे वो उधर जाकर घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। एटम्स इधर भी सेम रहेगा उधर भी सेम रहेगा। जितना मास इन दोनों का है उतना ही मास इन दोनों का भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा। तो देखो ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 इधर भी ऑक्सीजन है 2 इधर भी ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन उधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 2। अब ये देखो ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो अब इधर जितना हमारे पास हाइड्रोजन के इधर कितना एटम्स है, इधर हमारा जो है हाइड्रोजन के एटम्स है 4 और उधर कितने हैं, तो उधर हाइड्रोजन के हैं एटम्स 4। तो देखो इधर एटम्स हमारे दोनों कितने होने चाहिए, बराबर, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो हमारे एटम्स कितने हो गए, 4 4, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और उधर मेरा इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन मेरा है 2, ठीक है। और उधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, उधर भी है 2। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स जो है वो सेम हैं, ठीक है। तो एटम्स ना घटे हैं ना बढ़े हैं, इसीलिए मुझे इसको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो जैसे ही मैंने बैलेंस कर दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग उसको मैंने सेटिस्फाई किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और वो कहता है कि रिएक्टेंट्स में जितने प्रोडक्ट होने चाहिए, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होने चाहिए, ये मास होना चाहिए, उतने ही प्रोडक्ट के अंदर एटम्स और क्या होने चाहिए, मास होने चाहिए। अब इसका मैं मास निकालता हूँ। तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 दूना 4, तो 1 × 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे इसके साथ। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, तो 32 और 4 36 ग्राम। 36 ग्राम इधर है रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में देखो ये 4 हाइड्रोजन है तो 4
4 गुना 1 इसको कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, तो 16 गुना 2 तो ये हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 4, ये फिर से हमारा आ गया 36 ग्राम। यानी 36 ग्राम जो है रिएक्टेंट में हमारा था, और 36 ही ग्राम हमारा क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। लेकिन अगर इसको बैलेंस नहीं करता तो पहले कैसे था, ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था ये, पहले ये क्या नहीं था, बैलेंस नहीं था। तो अब इसका निकालो, अब इसमें देखना मास जो है मतलब इधर कम उधर ज़्यादा, उधर ज़्यादा इधर कम हो सकता है। तो अब मैं इधर मास निकाल रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, और 1 का होता है 16, और 2 का कितना हो जाएगा 32। तो 16 दूना 32 प्लस 2 ये कितना हो गया 34, यानी 34 ग्राम जो है हमारा मास है इधर के साइड, रिएक्टेंट के साइड। अब प्रोडक्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और 1 ऑक्सीजन है तो 16, तो 16 और 2 18। तो देखो इधर कितना हो गया 18, और इधर कितना हो गया 34। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर 34 हो गया, इधर 18 हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन और प्रोडक्ट में जितने मास होने चाहिए ना, उतने मतलब जितना रिएक्शन में मास मतलब रिएक्टेंट्स में मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। तो इसमें कम हो गया, तो ये कम एक्चुअली हुआ नहीं है, उतना ही है, बस हमने इसको बैलेंस नहीं किया है। तो मुझे इसको बैलेंस करके ये 18 को मुझे कितना बनाना पड़ेगा, मुझे 18 को बनाना पड़ेगा 36, और इसको इस 34 को कितना बनाना पड़ेगा 36। तो इन दोनों को मुझे 36 36 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा, तो ये हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो मास कैसे जो है डिफर करेगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये लेके समझाया है कि मास जो है वो कैसे दोनों में मैंने सेम कर दिए जब रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस। अब इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मास जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ना बन सकता है नया मास, और ना ही कोई जो है मास घट सकता है। तो हम उसको बैलेंस कर देते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया जाता है, और हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों जरूरी है, नेसेसरी मतलब जरूरी, क्यों जरूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि जितना मास इधर होना चाहिए उतना ही मास इधर होना चाहिए, जितना एटम इधर उतना एटम इधर, इसीलिए मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खराब हो जाएगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी खराब नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। मास को हम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर चेंज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि क्यों एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को अपने अंदर से आने जाने देता है। एक्वस मतलब होता है पानी, ऐसा एसिड जिसमें पानी हो उसके अंदर क्या होता है, करंट आ जा सकता है। तो ये क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है। मान लो ये एक मेरे पास बीकर है और इसमें मैंने एसिड डाल दिया HCl, और इसमें जो है पानी है पहले से, ठीक है। तो इसमें पानी है, मैं इसके अंदर जैसे ही HCl डालूंगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा और हर जगह फैल जाएगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हर जगह जो है यही टूट जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक तार को ऐसे डाल दूंगा और यहाँ से मैं बैटरी लगा दिया हूँ, ठीक है। और बैटरी लगा के करंट जब इसमें पास कराऊंगा, और मान लो यहाँ पे एक बल्ब मैंने लगा दिया ताकि चेक करूँगा कि ये इसमें करंट आ जा रहा है कि नहीं। ये एसिड है, पानी में जो है ये एसिड को मैंने डाल दिया है, ये एक्वस एसिड जो है, ठीक है, या पानी में डाला गया एसिड जो है ये करंट को अपने अंदर से आने जाने देगा कि नहीं जाने देगा,
तो जैसे ही हम इसके अंदर तार जोड़ेंगे ना, तो देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक तार जैसा काम करेगा, और यहाँ से करंट ऐसे आएगा और फिर ऐसे होके ऐसे चला जाएगा। तो करंट जब एक कंप्लीट सर्किट में होता है तो किसी भी लाइट वगैरह को जला देगा, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, जल जाएगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, करंट आ जा रहा है। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या मतलब हाइड्रोनियम आयंस, जिसको हम H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, और H3O पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसको हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। तो इस आयंस के वजह से, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये तार की तरह काम करेगा और तार के अंदर करंट बह सकते हैं। इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन एसिड का अगर लिया जाए तो उसमें करंट पास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगा, बह जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम एनी टू इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जंगल जो है हमारे पास, उसके ऊपर कुछ कंपनियां निर्भर रहती है। तो हमें दो कंपनी के नाम बताने हैं, दो इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डायरेक्ट क्या है, मतलब उनका डिपेंडेंसी है, ठीक है, यानी वो डायरेक्ट डिपेंड किस पे है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आप लोग समझ पा रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर से क्या निकाला जा सकता है, बहुत सारा केमिकल्स, और प्लांट के अंदर से बहुत सारा क्या निकाला जा सकता है, दवाइयाँ और मेडिसिन्स, ठीक है। लकड़ियों को काट के हम फर्नीचर का सामान बना सकते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये जंगल पे निर्भर रहती है। हमें दो बताने हैं, दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये दो इंडस्ट्रीज़ में एक है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ऐसे कंपनीज़ को कहते हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, मेडिसिन ड्रग्स बनाते हैं। तो दवाई वगैरह बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्ट डिपेंड किस पे होती है, जंगल पे, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटी और बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ये फॉरेस्ट को विजिट करती हैं। दूसरा है टिम्बर इंडस्ट्रीज। टिम्बर इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो लकड़ी का सामान बनाती है, जैसे फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में जैसे कोई भी सोफ़ा, बेड, ठीक है, दरवाज़ा, ये सब क्या चीज़ है, फर्नीचर के सामान से। और बोट बनाती है जिसको हम पानी का जहाज कहते हैं। तो पानी जहाज जो है लकड़ी से बनता है। तो बोट बनाने में, ठीक है, और क्या चीज़ बनाने में, एक तो फर्नीचर हो गया, बोट हो गया, और पेपर। पेपर भी हम किससे बनाते हैं, लकड़ियों को काट के बनाते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री, बोट की इंडस्ट्री और फर्नीचर की जो कारखाने होते हैं उनको चलाने के लिए एक कंपनी है टिम्बर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये टिम्बर इंडस्ट्रीज़ जंगलों पे निर्भर रहता है, क्योंकि जंगलों के अंदर से ज़्यादा लकड़ी काट के ये लोग फर्नीचर का सामान, बोट का सामान और पेपर जो है बनाते हैं। तो हमसे दो पूछा गया था, इसीलिए हमें दो ही बस पढ़ने हैं, ज़्यादा एडवांस जो है नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर बताओ कि कोरोजन क्या है। तो देखो कोरोजन का मतलब होता है जब मेटल्स को, कोई भी मेटल्स मैं लूँगा, ठीक है, और इस मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन में या खुले एरिया में छोड़ देंगे जहाँ पर पानी वगैरह हमेशा गिरता रहेगा, वहाँ पर अगर हम किसी मेटल्स को छोड़ देंगे, तो मान लो एक लोहा है, मैं एक लोहा ही लेके इसको समझाता हूँ। लोहे को हम लिखते हैं Fe यानी आयरन, ठीक है। तो मेटल में मैंने कौन सा मतलब मेटल ले लिया, आयरन ले लिया। इस आयरन को ले आकर छत पे फेंक देना। छत पे जब फेंक देंगे तो ऑक्सीजन इससे टकराएगा, और इससे क्या टकराएगा, इससे ऑक्सीजन और पानी के वेपर्स या पानी टकराएगा, और इस आयरन के अंदर धीरे धीरे जंग लग जाएगा। और जब 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 इसमें जंग लग जाता है तो क्या होता है, मेटल्स जो है ये आयरन ये बहुत कमज़ोर हो जाता है, टूट जाएगा, उसके अंदर छेद वगैरह हो जाते हैं, सड़ जाता है वो। तो इसी सड़ने को हम क्या बोलते हैं, कोई भी मेटल्स अगर ऑक्सीजन के और वाटर के प्रेजेंस में है तो वो सड़ जाता है, वो मजबूती उसकी खो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कोरोजन यानी जंग लगना। तो किसी भी मेटल्स के अंदर जंग लगने को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कब जंग लगता है, जब हम उसको खुले एरिया में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और वाटर जब उसको मिल जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाएगा। तो जंग ना लगे, लोग क्या करते हैं, लोहा खरीद के लाते हैं और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो मान लो ये लोहा है, लोहे के ऊपर मैंने ऐसे पेंट लगा दिया, तो पेंट लगा दिया तो अब देखो
ऑक्सीजन आएगा तो डायरेक्ट घुसेगा नहीं इसके अंदर क्योंकि पेंट लगा दिया है मैंने, लेकिन पहले ऐसे मेटल था आयरन ऑक्सीजन डायरेक्ट आके इसमें रिएक्शन कर दे रहा था, अब तो डायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके बीच में मैंने एक पेंट लगा दिया है, तो ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं देगा पेंट, और पानी भी नहीं घुसने देगा, और अंदर का लोहा हमारा जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा कई सालों तक। तो जंग इसी वजह से लग जाता है क्योंकि हम मेटल्स वगैरह को खुले में छोड़ देते हैं, और उसमें क्या होता है कि आयरन और ऑक्सीजन, जो आयरन है उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर रिएक्शन करके ये चीज़ बना देगा, इसको हम कहते हैं Fe2O3.XH2O, और इस चीज़ को हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये आयरन का रस्ट है, इसका फॉर्मूला है, ये जो है रस्ट हो गया। अब इसमें जंग लग चुका है, ये मेटल हमारा ख़राब हो चुका है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जो आयरन 1 साल चलने चाहिए थे वो आयरन अगर जंग लग जाएगा तो 6 महीने भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कोरोजन। तो एग्जाम्पल मैंने दे के इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये आयरन है, आयरन को अगर हम खुले में छोड़ देंगे, वाटर और ऑक्सीजन उसको छोड़ेगा नहीं, उसको सड़ा देगा। ठीक है, उसके अंदर छेद हो जाएंगे, वो लोहा जो है उसमें जंग लग जाएगा, उसकी मजबूती खो जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं कोरोजन। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल देके, और कोरोजन क्या होता है ये भी बता दिया। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो देखो एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, डिकेइंग ऑफ मेटल, यानी मेटल का सड़ जाना, इफ़ वी एक्सपोज्ड इन एयर और वाटर, एयर में ऑक्सीजन है और वाटर का वेपर्स प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड एज कोरोजन। और एग्जाम्पल्स में आपको ये वाला एग्जाम्पल लिख देने हैं, वो ये वाले एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, आयरन का रस्ट, इसको आयरन रस्ट कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में क्या लिखना है, आयरन रस्ट लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका क्या चीज़, एग्जाम्पल। देखिए अब है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें है हमारे पास 19 क्वेश्चन। राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। अभी मैंने ओर्स एक्सप्लेन किया था, पीछे कुछ क्वेश्चंस थे ओर्स के। देखो ओर्स में से मुझे क्या निकालने हैं, ओर्स में से जैसे जिंक का कार्बोनेट है, तो इस जिंक कार्बोनेट में से मुझे जिंक को निकालना है, तो मैं क्या क्या स्टेप लगाऊंगा जिसके वजह से मैं जिंक कार्बोनेट में से जिंक को बाहर निकाल दूं, इस स्टेप्स को हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हम ओर लेंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन में उसको धोएंगे सही से, और बहुत सारा एक जगह और इकट्ठा करेंगे, एक जैसे और उसको एक जगह इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, और उसको धो देंगे। देखो और जो होगा उसके अंदर जो मेटल है वो हो सकता है कि मेटल हाई रिएक्टिविटी हो, या ये भी हो सकता है कि वो जो मेटल है वो मीडियम रिएक्टिव है, या वो हो सकता है कि वो जो है वो मेटल्स लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई रिएक्टिव, मीडियम और लो रिएक्टिव। अगर हाई रिएक्टिव होगा तो कुछ नहीं करना है, उसके अंदर करंट पास कर दो। ठीक है, पहले उसको पिघला दो अच्छे से, जैसे जिंक है तो जिंक के कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को मैं पिघला दूंगा अच्छे से, और खूब पिघला के, ठीक है, पिघलाने को हम बोलते हैं मोल्टन। तो जब कभी भी मेटल को पिघला देते हैं इसको मोल्टन कहते हैं, और इसमें करंट छोड़ दो, और जैसे ही करंट छोड़ देंगे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो करंट जब छोड़ते हैं तो 2 रॉड होता है, एक को इलेक्ट्रोड और एक को कैथोड रॉड कहते हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड इस तरीके का रॉड होता है, ये जो है एनोड पे मतलब चिपक जाएगा आके प्योर मेटल, और यहाँ से जो है जिंक ऐसे आके इस पे चिपक जाएगा, और नीचे कार्बोनेट अकेला रह जाएगा, यानी जिंक यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल ये समझो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और जब करेंगे तो यहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। प्योर मेटल का मतलब ये है कि जिंक ब्रोमाइड जैसे है, तो मुझे जिंक मिल जाएगा इस ब्रोमाइड में से। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, मुझे सिर्फ जिंक और जिंक मिल जाएगा, इसको कहेंगे प्योर मेटल। अगर मेटल कैसा हुआ हमारा, मीडियम रिएक्टिव, तो मीडियम रिएक्टिव होगा तो 2 तरीके से ओर्स मिल सकते हैं, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, जैसे CaCO3 इसके साथ लगा हुआ मिल सकता है, जैसे ये कैल्शियम है, कैल्शियम का कार्बोनेट मिल जाएगा, या सल्फाइड और मिल सकता है, जैसे जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा तो पहले मैं कैल्सिनेशन करूंगा। कैल्सिनेशन का मतलब होता है इसको मैं गर्म करूंगा बिना ऑक्सीजन के।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का मतलब हो गया अब्सेंस, यानी ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर कर दिया अब्सेंस। बिना ऑक्सीजन के मैं इसको गर्म कर दूंगा, और जैसे ही गर्म करेंगे बिना ऑक्सीजन के तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें जिंक सल्फाइड है, ऑक्साइड बनाना है मुझे तो ऑक्सीजन तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं गर्म करूंगा लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करूंगा। किसी भी सल्फाइड ओर्स को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, इसको रोस्टिंग कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोस्टिंग किस में किया जाता है, आंसर होगा सल्फाइड ओर्स में किया जाता है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि जब कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन किस में किया जाता है, तो हमेशा ये कार्बोनेट के ओर में किया जाता है, और रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड के ओर में किया जाता है। कैल्सिनेशन में हम गर्म करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, रोस्टिंग में गर्म करते हैं लेकिन ऑक्सीजन भरपूर होता है, ठीक है। और इन दोनों तरीके से हम क्या बना लेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी मेटल के ऑक्साइड बना लेंगे। और मेटल ऑक्साइड को कुछ नहीं करना है, रिडक्शन कर देंगे किसी मेटल का यूज करके, और यहाँ से प्योर मेटल क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, और यहाँ से मैं प्योर मेटल बाहर निकाल सकता हूँ। तो प्योर मेटल यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर, ठीक है। और प्योर मेटल हम इस तरीके से बाहर कर सकते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की मदद से। अगर हमारा मेटल क्या हुआ, लो रिएक्टिव, तो इसको पहले हम सल्फाइड ओर्स में बदलेंगे, फिर इसको रोस्टिंग करेंगे, और फिर यहाँ से हमारा मेटल निकल जाएगा, और मेटल को रिफाइन कर देंगे, और रिफाइन कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्योर मेटल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका है जिससे मैं प्योर मेटल बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये तीनों जो है, ये इस तरीके से ये सब प्रोसेस को लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तब जो है आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको खासकर इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सल्फाइड ओर में हम रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट के ओर में कैल्सिनेशन करते हैं। और कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट को गर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, और सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस चीज़ को हम बोलते हैं रोस्टिंग, और इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में भी फ़र्क पूछ देता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या अंतर है, ये बताओ। तो ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। तो ओर्स के अंदर से मुझे मेटल निकालना है, तो ये सब स्टेप अपनाने पड़ेंगे। कितने सारे स्टेप्स है, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। और ये जो है कार्बोनेट और सल्फेट को जो है सल्फाइड अलग से करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारे पास, ये स्टेप्स हैं। इस स्टेप से हम जब जाएंगे तो मेटल्स हमारा प्योर फॉर्म में निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश आता है, उस बारिश के जो पानी है ना, उसको हम कहीं पे बचा के रख लेंगे, इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चाहे पोखरा बना लो, उसके अंदर पानी को इकट्ठा कर लो, चाहे नाला बना लो, उस नाले के अंदर वाटर के जो है रेन वाटर को इकट्ठा कर लो, बारिश के पानी को। चाहे छत पे भी कर सकते हैं इसको, छत पे जो है हम बहुत बड़ा बड़ा टंकी बना के उसमें पानी बारिश का पानी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके फ़ायदे क्या हैं, कह रहा है इसके फ़ायदे बताओ, बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे। तो रेन वाटर को अगर मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखो क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा यह है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर, रेन वाटर। तो जब भी हम रेन वाटर को सेव करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। पहला ये फ़ायदा है कि फ्लड नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आता है, ठीक है। तो नदी का पानी जो है अगर हम रोक लेंगे कहीं पर तो बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन अगर बारिश होते रहेगा किसी नाले वगैरह में और नाला बहता रहेगा तो बाढ़ आने के चांसेस है। तो हम उस पानी को कहीं रोक लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो बाढ़ नहीं आएगा। तो इस चीज़ से हम बच जाएंगे। तो वाटर हार्वेस्टिंग जब करते हैं ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो प्रिवेंशन हो जाता है फ्लड्स में। फ्लड मतलब बाढ़ का आना, और प्रिवेंशन मतलब बचाव। तो हम बाढ़ को बचा सकते हैं, ठीक है, नहीं आने देंगे। तो जब भी हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो बाढ़ नहीं आता। ये एक बहुत फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्री जैसे कोई भी फैक्ट्री हो जाएगा, उसमें हमें पानी चाहिए, और एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती बाड़ी में। तो खेती बाड़ी के जो वहाँ पर पानी हमें जो चाहिए मोस्ट,
वो कैसा पानी चाहिए, हमें फ्रेश वाटर पानी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक एक दिन में कितने कितने हज़ार टन जो है पानी यूज़ कर लेते हैं वो लोग। तो ज़मीन के अंदर से ना निकाल के बारिश का पानी रोक के और उनको सप्लाई कर दो, तो नीचे जो पानी है वो बच जाएगा, ठीक है। और उस पानी की जो वाटर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, बचा हुआ पानी जो है वो दे के और वाटर लेवल जो है पानी के, जो ज़मीन के अंदर पानी है उसकी वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो है इट इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन, इसको हम इरीगेशन में यूज़ कर सकते हैं, खेती बाड़ी में, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। तो अभी मैंने बताया कि जब पानी वो लोग टन के टन, एक दिन में कितने सारे टन, हज़ारों टन पानी निकालते हैं, अगर वो ना निकाल के बारिश का पानी यूज़ करेंगे तो नीचे का जो पानी है ग्राउंड लेवल जिसको कहते हैं, तो उसका पानी क्या हो जाएगा, बच जाएगा और उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो गया इससे, एक तो ये फ़ायदा है और दूसरा इसको अगर हम पानी सप्लाई कर देंगे, वाटर जो हमने बचा के रखा है बारिश का पानी इनको दे देंगे तो वाटर जो है हमारा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हम सपोर्ट कर सकते हैं एक्वेटिक लाइफ को। एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है जो पानी में रहने वाला जो जीवन है उसको हम बचा सकते हैं। कैसे, किसी नाले या पोखरा में हम पानी को रोक लेंगे, उसमें मछली वगैरह पाल लो, तो मछली वगैरह जब पाल लेंगे तो हम मछली को क्या कर दिए, एक लाइफ दे दिए, तो उसका लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस विल मेंटेन वाटर साइकिल। इस तरीके से हम वाटर साइकिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी एक टैंक में मैंने पानी रखा, मतलब इकट्ठा कर लिया बारिश का, इसके ऊपर धूप पड़ेगा, ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और फिर बादल बनाएगा और फिर बादल में से ये पानी गिरेगा इसी में, तो ये वाटर साइकिल क्या हो गया हमारा, एक मेंटेन हो गया, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल को भी मेंटेन करता है। तो ये फायदे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो आप लोग इसका आंसर यही लिख देंगे, ठीक है, कि बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा है, ये इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। देखो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बायोलॉजी का, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइनो ऑरिकुलर नोड। तो देखो साइनो ऑरिकुलर नोड क्या होता है, इसको पूछा है हमसे। देखो हमारा हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो अगर हार्ट की डायग्राम हम बनाएंगे तो हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, इस तरीके से हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट कैसा, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 2 3 4 चैम्बर्ड हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे राइट एट्रिया, इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रिया और इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 हमारे पास हार्ट्स के पार्ट्स होते हैं। अब देखो ये राइट एट्रिया के अंदर यहाँ पर एक नोडल टिश्यू मिलता है जिसको हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ये नोडल टिश्यू से बना है इसीलिए हम इसको नोड कहते हैं। तो साइनो ऑरिकुलर नोड, और इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, इसको कहते हैं एस्से नोड। एस्से नोड का मतलब हो गया साइनो एट्रियल। एट्रियल मतलब ये एट्रिया में प्रेजेंट है इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड क्या होता है, ये देखो ये एक ऐसा नोडल टिश्यू है जो राइट एट्रिया में प्रेजेंट होगा हार्ट के। तो जो हमारा हार्ट से दिल है, दिल के किस हिस्से में होगा ये, तो राइट एट्रिया में प्रेजेंट होगा, नोडल टिश्यू का बना होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है ये कुछ करंट और कुछ इम्पल्स जनरेट करता है, और वो करंट और इम्पल्स इस दिल के चारों हिस्से में फैल जाएगा और फैल के इस दिल को क्या करेगा, धड़काएगा। तो जब धड़केगा तभी तो ब्लड को ये खींचेगा और फेंकेगा। तो दिल को धड़कने में मदद करता है और दिल को धड़कने को कहते हैं बीट, ठीक है। और हार्ट क्योंकि बीट कर रहा है इसको कहेंगे हार्ट बीट। तो हार्ट बीट अगर इंसान की मैं बात करूं तो यह है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में इंसान का दिल 72 बार धड़कता है। ये किसके वजह से धड़कता है, ये इसी की वजह से धड़कता है, एस्से नोड की वजह से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पेस मेकर। तो ये पेस मेकर है, दिल की जो हार्ट बीट की जो है स्पीड यही बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं। और पेस मेकर को हम आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल हार्ट किसको कहते हैं, तो आंसर होगा पेस मेकर को, या एस्से नोड को, या साइनो एट्रियल नोड, या साइनो ऑरिकुलर नोड को हम क्या कहते हैं, ये
पेस मेकर कहते हैं या इसी को हम आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा नोडल टिश्यू है जो करंट और इम्पल्स को जनरेट करेगा, और करंट और इम्पल्स दिल को क्या करता है, धड़कने में या हार्ट बीट इंक्रीज करने में या जो है प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसी को कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। देखो इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, तो लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ नोडल टिश्यू। अभी मैंने बताया ये नोडल टिश्यू है विच जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन राइट एट्रिया पार्ट ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है हार्ट के, विच प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है। इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं आर्टिफिशियल हार्ट। तो हम इसको आर्टिफिशियल हार्ट भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज ओजोन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि ओजोन क्या होता है ये बताओ और इसका क्या फायदा है ये भी बताओ। तो देखो क्या होता है ओजोन, हमारे पास ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहता है O2 के फॉर्म में, ठीक है। और सूरज की रोशनी जब इस पे गिरती है ना O2 पे, तो इसमें एक खतरनाक गैस होता है, इसको कहते हैं यूवी रेज। यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेज। ये क्या कर देता है, O2 को तोड़ देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी दो अलग अलग कर देगा इसको। और जैसे ये दोनों अलग अलग होंगे तो एटमॉस्फेयर में ऐसा तो नहीं है कि एक ही हमारे पास ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और इस जैसे बहुत सारे बने होंगे O, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बने होंगे। तो बहुत सारे जो है O2 मिलके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, O2 जो है मिलके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, O2 जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और O2 जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये O2 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, O3। तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये O2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये दो ऑक्सीजन ये एक ये तीन ऑक्सीजन हो गया, इसको कहेंगे O3। ये भी क्या हो जाएगा O3, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा O3। इस तरीके से O3 की बहुत सारी क्या हो जाती है, लेयर लग जाती है, ठीक है। तो इसको कहेंगे ओजोन। ये जो O3 है इसी चीज़ को हम कहते हैं ओजोन। तो ये है ओजोन, और जब ये लाइन्स ऐसे लग जाती है ना तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओजोन का लेयर। तो इसको बोलेंगे ओजोन लेयर। तो ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ओजोन। और ओजोन एक पॉइजनस गैस है, ये खतरनाक गैस है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने ओजोन कह दिया। कह रहा कि ओजोन का क्या फ़ायदा है। देखो ओजोन का फ़ायदा ये होता है कि सूरज के अंदर से जो रोशनी आती है इसके अंदर यूवी रेज रहता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर ओजोन नहीं होता तो ये डायरेक्ट जो है ऐसे ज़मीन पे गिरेगा और धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे इंसान हैं उन सबको क्या करेगा, ख़राब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। खासकर अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स जितने भी हैं उनके स्किन के अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर, जिसको हम कहेंगे स्किन कैंसर। तो ये स्किन कैंसर कर देगा। हम नहीं चाहते कि स्किन कैंसर हो, तो नेचर क्या करता है, O3 जो है इस तरीके से बना के और इस तरीके से O3 का लेयर बना के हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है। और जब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो ये O3 जो है, ठीक है, जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी जिसके अंदर क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, खतरनाक रेडिएशन है एक, तो ये क्या कर देता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी वापस इसको भेज देगा कि सूरज की तरफ, और इसको एब्जॉर्ब वगैरह कर लेगा, इसको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देगा। तो जब ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा तो पेड़ पौधे और एनिमल्स के अंदर क्या नहीं होगा, कोई भी रेडिएशन से कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, और इस तरीके से हम बच सकते हैं। तो ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है जब ऑक्सीजन कंबाइन होके 3 मॉलिक्यूल्स बना या 3 एटम्स जब आपस में मिलते हैं तब बनता है ओजोन। और ओजोन का फ़ायदा यह है कि ये क्या मतलब धरती के अंदर या जो है एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर क्या नहीं आने देता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं आने देता है सूरज के रोशनी में से, इसको प्रिवेंट कर लेता है। ये है इसका फ़ायदा। अब इसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए ऐसे तो नहीं बनाओगे डायग्राम इधर उधर, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे लिखोगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन बन जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रिवेंट्स अर्थ और लिविंग थिंग्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और यूवी रेज। तो यूवी रेज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से धरती और धरती के ऊपर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये ओजोन है और ओजोन लेयर का ये फायदा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी।
डीएनए जो है ये हेरिडिटी का सबसे बेसिक या आधार है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स के अंदर से, पेरेंट्स मतलब जो मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, जैसे मदर और फादर। तो मदर और फादर के अंदर से कुछ कैरेक्टर उनके बच्चों में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे आपने सुना होगा कि जो बच्चा है, ठीक है, ये चाइल्ड्स जो भी होंगे चाइल्ड्स, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसकी आंखें तो है मम्मी की तरह हैं और बाल जो है पापा की तरह हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जो बता रहा है कि बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर आया है ये पापा से आया है, और जो आँख का कलर है या जो भी आँख जो है या कान का शेप है वो मदर का है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से कुछ कैरेक्टर और फादर के अंदर से कुछ कैरेक्टर इसके बच्चों में चला गया है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं हेरिडिटी। लेके कौन गया है? तो ये लेके जाता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या लेके जाता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जीन होते हैं, उसके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि बाल का कलर कैसा होना चाहिए, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, आँख कैसा होना चाहिए, ठीक है, या शक्ल कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ डीएनए के ऊपर लिखा रहेगा। इसीलिए डीएनए जो है ये एक बेसिक मटेरियल है किसका? हेरिडिटी का। और ये पूछ रहा है कि ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब इंटीमेट होते हैं मदर और फादर, तो इनके गैमेट्स के अंदर डीएनए पहुंच के चाइल्ड में पहुंच जाएगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो डीएनए कैसे इस चीज को करता है एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में? तो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कैरीज मेनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब अभी मैंने बताया कि शक्ल कैसा होना चाहिए, आँख कैसा होना चाहिए, आँख का कलर कैसा होना चाहिए, इसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंड दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर जो है उनके अंदर जो भी कैरेक्टर आएगा वो अपने माँ बाप से ही लेके आएंगे कैरेक्टर। तो बच्चों के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उनके पेरेंट्स से आते हैं, और ये बिना डीएनए के नहीं हो सकता है। तो डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए कैरेक्टर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? देखो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। तो ये क्या है? एक केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का मतलब होता है कि इसको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसको ब्रेन देगा कि जो है मैसेज कुछ दे देगा इसको कि तुम्हें जो है ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। एक चीज़ बताता हूँ, देखो हमारी बॉडी को जो है, हमारे बॉडी को दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, एक तो हॉर्मोन्स और दूसरे ब्रेन। तो दूसरा कौन सा है? ब्रेन, जो कि ज़्यादा कंट्रोल करता है, लेकिन हॉर्मोन्स भी हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल को कहते हैं जिसके ऊपर कोई मैसेज होगा और वो मैसेज किसी स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी जाके काम कर दे रहा है। तो जो उसको काम दिया गया है, जो उसको मैसेज दिया गया है और जहाँ के लिए दिया गया है वहीं पर जाके अपना काम करेगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। जैसे बहुत फेमस एक हार्मोन है, इसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन एक क्या है? केमिकल। इसको मैसेज ये दिया गया है कि तुम्हें ब्लड के अंदर से, जो ब्लड होता है इसके अंदर से क्या चीज़ को निकाल लेना है? शुगर को निकालना है, शुगर या ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? इसके ऊपर मैसेज क्या चीज़ का दिया गया है? इसके ऊपर मैसेज दिया गया है कि तुम क्या हो? एक केमिकल। तो इंसुलिन एक केमिकल है। इसको मैसेज क्या है कि नसों के अंदर जो खून है, ब्लड है, ब्लड के अंदर से ज़्यादा शुगर होगा या ग्लूकोज होगा तो उसको निकाल के और सेल को दे देना है, ठीक है। और सेल को जब दे देगा तो शुगर क्या करेगा और ग्लूकोज क्या करेगा? सेल यूज करके एटीपी एनर्जी बनाएगा। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी। एटीपी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी में बदल देगा उसको। ये कौन काम कर रहा है? इंसुलिन का। तो देखो इंसुलिन कहीं और जाके कहीं काम नहीं करेगा, इसका एक ही काम है, इसका एक ही मैसेज दिया गया है कि तुम्हें जो है ब्लड पे जाके काम करना है और ब्लड के अंदर से किसी और चीज़ को नहीं निकाल देना। ये नहीं कि प्रोटीन को भी निकाल के फेंक दिया, कार्बोहाइड्रेट को फेंक दिया। तुम्हें जाकर सिर्फ किस चीज़ को निकालना है? शुगर और ग्लूकोज को निकालना है। नहीं तो खून के अंदर ज़्यादा शुगर और ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बीमारी हो जाती है, आपको पता है, जिसको लोग चीनी कहते हैं या डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ तब हो जाता है जब ये इंसुलिन नाम का हार्मोन खराब हो जाए
या इंसुलिन नहीं आए, तो इसकी कमी जब हो जाएगा ना तो यहाँ ग्लूकोज बढ़ते जाएगा खून के अंदर और खून गाढ़ा हो जाएगा एकदम और बहुत धीरे धीरे बहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो केमिकल मैसेंजर जो किसी टारगेट साइट पे, तो इसका जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज है कि खून के अंदर से, ब्लड के अंदर से, ठीक है, क्या निकालना है, ग्लूकोज और यहाँ से शुगर निकाल के सेल को दे देना है, यही बस इसका काम है, इतना ही काम इसको दिया गया है और यही करेगा। तो इसका टारगेट साइट क्या है, इसका टारगेट साइट है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या चीज़, ग्लूकोज और शुगर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हार्मोन्स। एक ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं GH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी है उसको मजबूत करता है और हड्डियों को बढ़ाएगा, तो छोटे से हम बड़े हो जाते हैं। तो पहले छोटे रहते हैं जिसको बाबू कहते हैं, ठीक है, और बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी लेंथ जो है हड्डियों की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बाबू से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, एडल्ट हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मेल के अंदर मिलता है और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर दाढ़ी मूछ आने देता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नहीं आने देगा। तो उसको क्या मैसेज मिला है, एस्ट्रोजन को मैसेज ये मिला है कि तुम्हें फीमेल के अंदर दाढ़ी मूछ नहीं आने देना है, और प्रोजेस्टेरॉन को क्या मैसेज मिल गया है कि तुम्हें मेल के अंदर क्या आने देना है, दाढ़ी मूछ आने देना है। तो ये अजीब अजीब से केमिकल से हमारे पास के मतलब हार्मोन्स हैं, क्या क्या करते हैं ये बाद में आप लोग समझेंगे सब चीज़, ठीक है। तो ये आपको पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ हार्मोन। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिख दिया है कि हार्मोन इज़ अ केमिकल मैसेंजर। ये एक केमिकल है, इसके पास मैसेज दिया जाएगा, ये मैसेज अपना कहाँ ला के छोड़ेगा, टारगेट साइट पर, वहाँ पर जाकर काम करेगा। इस चीज़ को हम हार्मोन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स है, लेकिन आपको इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, दो कम से कम हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेटल्स इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर पेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो पेटल्स को एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं कोरोला, ठीक है। तो कोरोला हम कहते हैं पेटल्स को। तो आपने देखा होगा एक फ्लावर, मैं डायग्राम एक थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाता हूं। देखो ये एक सिंपल डायग्राम है, यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर ये ओव्यूल से जो बना रहा हूँ, ठीक है, और जिसके अंदर ओव्यूल्स रहता है, ये वाला पूरा हिस्सा इसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये है ओवरी और ये अंदर वाला ओव्यूल्स है, यहाँ पर थैलमस होता है और यहाँ पर एक हरा सा पत्ता जैसा निकला रहता है, इसको हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक कलरफुल निकलेगा ऐसे, ये कलर की तरह रहता है। तो फ्लावर के अंदर जो कलर पार्ट दिखता है ना, इसी को हम कोरोला या पेटल्स कहते हैं। तो देखो ये कलर होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है, इसके अंदर से कुछ खुशबू आती है जिसको इंसेक्ट्स वगैरह दौड़ के आते हैं और कलरफुल रहता है। तो जितना भी कलरफुल फ्लावर आप देखते हैं, जैसे रेड हो गया, ठीक है, येलो हो गया और मान लो कि पिंक हो गया, बहुत सारे कलर होते हैं, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, कुछ एग्जांपल देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर रेड, येलो और पिंक कलर का आपको जो फ्लावर का जो पत्ती या पंखुड़ी जो दिखता है ना, उसी पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं, पेटल्स। और ये कलर है तो ये कलरफुल होता है, एकदम अलग अलग कलर होगा। तो कलरफुल जब होता है ना, तो बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स या मधुमक्खी जो होती हैं वो दूर से ही देख के पहचान के और वहाँ पे दौड़ के चली जाती हैं। यानी इसका कलर होना इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना काम करता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इसका कलर। जैसे सरसों का पेड़ होता है तो बहुत दूर से हम देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है, तो हम क्या करते हैं उसमें जाके फोटो वोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे ही इंसेक्ट्स होते हैं, दूर से देखते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा फ्लावर है, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा है, दौड़ के वहाँ जाते हैं। और जाने से उनका फ़ायदा क्या हो गया, जब इसके ऊपर इंसेक्ट आएगा या कोई भी बर्ड्स आके बैठेगा, तो ये है मेल पार्ट, इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स, और बैठेंगे तो उसके पैरों में क्या लग जाएगा, पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, यानी मेल से फीमेल तक पहुँचा देगा और पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पोलिनेशन का मतलब होता है यहाँ से मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुँचा देना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन। तो इसीलिए ये इंसेक्ट आए थे ताकि पोलिनेशन कर पाएँ। तो पोलिनेशन करने के लिए फ्लावर क्या करता है, पोलिनेशन हो जाए या पोलिनेशन आसानी से करने के लिए फ्लावर क्या करता है, ये कलरफुल बना लेता है, जिसको हम कोरोला या पेटल्स कहते हैं, और इसके अंदर कुछ जूस डाल देता है, इसको कहते हैं नेक्टार।
और ये नेक्टार को जो लेके जाते हैं, जैसे मधुमक्खी लेके इसको जाती है तो इसको हनी में बदल देती है। हनी यानी शहद, और गांव में मध कहते हैं, तो मध या शहद में इसको बदल लिया जाता है। ठीक है, तो देखो वो आते हैं यहाँ पर जो है फर्टिलाइज, ये पोलिनेशन कर देते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में मिला देते हैं। तो फ्लावर सोचता है कि बदले में उसने ये काम कर दिया है, हम थोड़ा सा बदले में इसको कुछ दे देते हैं, जूस वगैरह, और वो नेक्टार देता है। नेक्टार वो ले जाती है अपने मधुमक्खी के छत्ते में, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हनी वगैरह वो बना लेते हैं, शहद मध बना लेते हैं और उसको खाते रहते हैं। लेकिन फिर यहाँ इंसान जो है उसको मार के, ठीक है, और खुद ही खा लेता है। तो लालची हो चुके हैं हम लोग बिल्कुल, हम जो है दूसरे को भी नहीं छोड़ते हैं। आप लोग कैसे लिखेंगे इसको? आप लोग लिखेंगे ऐसे, इसका आंसर रोल ऑफ पेटल्स। इट प्रोवाइड्स कलर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो कलर दिखता है वो किस चीज का है? पेटल्स का है। ये अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स मेनी इंसेक्ट्स या बर्ड्स टुवार्ड्स फ्लावर। फ्लावर के तरफ अट्रैक्शन करता है किस चीज को? इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, ताकि पोलिनेशन हो पाए। ठीक है, तो पोलिनेशन करने के लिए पेटल्स का कलरफुल होना जरूरी है। और ये प्रोवाइड करता है क्या चीज? प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नेक्टार फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए ये क्या कर देता है? नेक्टार प्रोवाइड करा देता है एज अ रिवार्ड। रिवार्ड मतलब होता है उसको कोई गिफ्ट्स, तो उसको रिवार्ड या जो है उसको जो है कोई गिफ्ट वगैरह देता है। तो उसने आके पोलिनेशन करा दिया, बदले में उसने क्या कर दिया? उसको गिफ्ट दे दिया, एक नेक्टार जूस है ये, उसको ले आकर बदल के वो लोग क्या बना लेते हैं? शहद वगैरह बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? देखो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे चारों तरफ, ठीक है, दो ही चीजें दिखाई देता है। एक तो होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो हमारे पास दो ही चीजें हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखेंगे उनमें दो ही चीज दिखेगा, एक बायोटिक दिखेगा, एक एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे पत्थर, पेंसिल, ये बोर्ड वगैरह जितनी भी है जिनके अंदर जान नहीं होता, इसको कहते हैं एबायोटिक। और एक बायोटिक जिसमें जान है, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स, ठीक है, ये क्या चीज़ है? बायोटिक्स। तो हमारे आसपास या हम जो है बायोटिक और एबायोटिक या लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से घिरे हुए हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर हम रहते हैं ना, ये चारों तरफ किस चीज़ से हम घिरे हुए हैं? बायोटिक और एबायोटिक से घिरे हुए हैं। इस पूरे को मिला के हम कहेंगे एनवायरनमेंट। तो हम कहेंगे हमारा एनवायरनमेंट ये है, ठीक है। दूसरे का एनवायरनमेंट कुछ और होगा, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन सभी के एनवायरनमेंट में क्या मिलेंगे? दो ही चीज़, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग यानी बायोटिक और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, बोथ आर सराउंडेड अस, हमें घेर रखा है चारों तरफ से। इस चीज़ को हम कहते हैं एनवायरनमेंट या वातावरण हिंदी में, ठीक है। तो हमारे आसपास का जो भी मतलब आसपास हमारा होता है वो क्या चीज़ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? हम एनवायरनमेंट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है जब हम ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज को हम तोड़ ताड़ के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं? पायरुविक एसिड बनाते हैं, पायरुविक एसिड। तो जब हम ग्लूकोज को, ये क्या चीज़ है? ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज को बदल देते हैं किसमें? पायरुविक एसिड में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब समझो यहाँ पर क्या हुआ? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना। जब ग्लूकोज को हम तोड़ देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसका डेफिनेशन है यहाँ पर, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कन्वर्ट और ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने कोई खाना लिया और खा लिया, इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। और खाना खाने के बाद जो चीज़ें होगी उसको डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वगैरह वो बात जो है वो अलग बात है,
लेकिन फिलहाल ये समझो कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब है ये मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल का मैंने काट पीट दिया और इसको एक एक टुकड़ा या जो भी है दाल चावल रोटी सब खा जाओ, ये सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ खाते हैं इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। न्यूट्रिएंट्स माने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा, वही चीज़ को हम खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, लिपिड्स, ये क्या चीज़ है, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलता है और एनर्जी से हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी लग रहा है मेरे को, लिखने में एनर्जी लग रहा है, ये सब चीज़ मैं खाना खाऊंगा तभी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग रोज़ा रहते हैं या जो लोग व्रत रखते हैं या भूखे रहते हैं, वो लोग कहते हैं शाम होते होते कि मेरे से कोई काम नहीं होगा भाई, मेरे पास एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाया, ठीक है। तो खाना जब नहीं खाएंगे तो उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। अब दो तरीके का न्यूट्रिशन हो सकता है। एक न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि इसको मैंने खाया और शरीर के अंदर पचा रहा हूँ, इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो बेसिकली ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक का नाम है बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है फंजाई। ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपने माउथ के अंदर से, मुंह के अंदर से कुछ केमिकल्स बाहर निकालते हैं ये खाने के ऊपर, और खाने को एकदम छोटा छोटा तोड़ देंगे। कितना छोटा तोड़ देंगे, जिसमें से ये प्रोटीन बाहर आ जाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, इन सब चीज़ों के अंदर तोड़ ताड़ देंगे पहले ही वो। तो पहले उसने क्या किया है, खाने को खाया नहीं है, खाने को बाहर तोड़ेगा, अब इसको खाएगा। इस तरीके के जो न्यूट्रिशन होता है इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये है सैप्रोफाइटिक, ये हेटेरोट्रॉफ में ही आता है। तो हेटेरोट्रॉफ में बहुत सारे होते हैं, एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक। तो हम लोग क्या हैं, हम ऑटोट्रॉफिक हैं लेकिन सैप्रोफाइटिक नहीं है। तो सैप्रोफाइटिक कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई है, ठीक है। एक और होता है उसको कहते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, उसको हम कहते हैं क्या चीज़, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे और टाइप्स लिख देंगे जो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इनटेक ऑफ फूड, खाना खाने को हम क्या कहते हैं, इनटेक मतलब खाने को लेना मुंह के अंदर। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरीके का होता है, एक कहता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरे को कहता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि डिफाइन पोलिनेशन। एक तो पोलिनेशन बताओ क्या होता है, राइट द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन पोलिनेशन। कह रहा है कि पोलिनेशन बताओ क्या होता है, और जब बारिश होगा तो वो बारिश का क्या असर पड़ता है पोलिनेशन पे, ये चीज़ एक्सप्लेन करना है। तो देखो पोलिनेशन का मतलब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पोलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर, जो भी फ्लावर होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक मेल पार्ट बना रहा हूँ और ये मेल पार्ट का ये वाला जो है ये है एंथर, ये बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स। अब ये देखो ये पोलन ग्रेन्स जो होता है इसको हम कहते हैं मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावर या मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का ये क्या है, ये मेल गैमेट्स है। और एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक बना रहा हूँ हिस्सा, ये जो है ये हमारा ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये ओव्यूल्स हो गया, ये सब ओव्यूल्स हैं। इस चीज़ को हम कहेंगे एस्टिग्मा। तो हमें इस दो से मतलब है, बाकी सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। एक है एस्टिग्मा का, मतलब एस्टिग्मा का एक ज़रूरत है, और एक इसका ज़रूरत है एंथर का, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि एंथर के अंदर से जो भी पोलन ग्रेन्स निकलेगा जिसको मेल गैमेट्स कहते हैं, तो मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ किसी भी तरीके से चला जाए, और एस्टिग्मा वो जगह होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं, ठीक है। तो मेल से जो निकला हुआ है पोलन ग्रेन्स, ये किसी भी तरीके से इसका जाने का कोई भी मीडियम हो सकता है। मान लो इसने इंसेक्ट ले गया हो, इसने जो है वो बर्ड्स ले गया हो, कोई भी इसको ले जाए, एयर ले जाए, पानी ले जाए, कुछ भी ले जाए, ठीक है। यानी पोलन ग्रेन्स को किसी भी तरीके से मैं एंथर से कहाँ पहुँचा दूँ, एस्टिग्मा,
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोलिनेशन शब्द आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि बारिश जब होगा तो पोलिनेशन पे क्या असर आएंगे। तो देखो पोलिनेशन पे असर आएंगे, जब बारिश होगा ना तो जितना भी पॉलन ग्रेन है ये सब जमीन के अंदर चला जाएगा बह के, ठीक है। तो पोलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब के सब पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएंगे, जमीन में, और सभी जमीन में जाके जो है पानी के साथ बह के वो मर जाएंगे। तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर मान लो हो भी गया गलती से, तो सेम फ्लावर के अंदर जो है फीमेल पार्ट्स भी होगा। तो मान लो यहाँ पर फीमेल पार्ट्स है, इसका पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिरेगा और सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो या तो पोलिनेशन होगा नहीं, अगर होगा तो कैसा होगा, सेल्फ पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पानी का असर जो है, या जब भी बारिश होगा तो उस बारिश की वजह से पोलिनेशन पे दो तरीके से फर्क पड़ेगा। एक क्रॉस और जो है सेल्फ पोलिनेशन में प्रॉब्लम करेगा, दूसरा पोलिनेशन होने ही नहीं देगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को नीचे बहा के लेके चला जाएगा, और जब पॉलन ग्रेन्स बह जाएंगे तो बचेंगे ही नहीं, कुछ मर जाएंगे ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जिसको मेल गैमेट्स कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव करके जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है। अब इसको जो है लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है मैंने, ये तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको हर चीज़ लैंग्वेज के फॉर्म में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। अभी मैंने बोला कि जो भी पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से एस्टिग्मा पर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉल्ड एज पोलिनेशन। दो तरीके का पोलिनेशन होता है, एक को कहते हैं सेल्फ, एक को कहते हैं क्रॉस। कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन पोलिनेशन, यानी जब बारिश होगा तो पोलिनेशन पे क्या उसका असर होगा। तो अभी मैंने बताया था कि पोलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। तो रिड्यूस मतलब बहुत कम चांस है कि पोलिनेशन हो जाए, ठीक है। अगर हो गया तो कौन सा पोलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पर लिखा है मैंने प्रोमोट सेल्फ पोलिनेशन और इनहिबिट क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, यानी सेल्फ पोलिनेशन आसानी से हो जाएगा, और इनहिबिट मतलब रुक जाएगा क्या चीज़, क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन चांस है कि पोलिनेशन होगा ही नहीं। अगर हो गया तो कौन सा होगा, सेल्फ होगा। कैसे होगा ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और इनहिबिट कर देगा किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। तो ये तीन हमारे पास जो है, ये जब भी बारिश होगा, बारिश का पानी पोलिनेशन को डिस्टर्ब करेगा, ये तीन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगा। इनहिबिट कर देगा क्रॉस पोलिनेशन को, और हम चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन हो, ठीक है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, हम चाहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में फ्रूट्स या जो भी फ्लावर है या प्लांट्स है वो अच्छे बनते हैं, ठीक है। सुपेरियर उसमें कैरेक्टर आता है, इसमें इन्फेरियर कैरेक्टर आता है, ठीक है ना। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि रिलेशन में शादी नहीं करना चाहिए। तो रिलेशन में शादी करते हैं ना, तो उसमें सेल्फ जो है पोलिनेशन की तरह ही उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको सेल्फ रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पर कैरेक्टर बहुत, मतलब बच्चों के अंदर कैरेक्टर कभी कभी इन्फेरियर कैरेक्टर चला जाता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी डेवलप वगैरह कर देता है, जिसको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अबाउट 5 इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देयर कैजुअल पैथोजन एंड सिम्टम्स। कह रहा है कि 5 ऐसे डिजीज़ बताओ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हों। सेक्सुअली ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि एक डिजीज़ दूसरे पार्टनर में फैल जाएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इस तरीके के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इसका कैजुअल पैथोजन का नाम बताओ, यानी ये किस पैथोजन से होगा, बैक्टीरिया से होगा कि वायरस से होगा कि फंजाई से होगा, किससे होगा किससे नहीं होगा, ये इसका कैजुअल पैथोजन बताना है। और क्या क्या सिम्टम्स हो जाएंगे जिनके अंदर बीमारी हो जाएगी ये, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम सिंपली जो है शॉर्ट में कहते हैं एसटीडीज़। एसटीडीज़ मतलब हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ 5 पूछा है हमसे, तो हम 5 यहाँ पर जो है लिख दिए हैं। देखो पहला एड्स, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स क्या है, एक खतरनाक बीमारी में सबसे, ये जो है एसटीडीज़ का सबसे खतरनाक जो है वो एड्स है, और दूसरा है हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो गया तो वो ये सही नहीं होता है, यानी ये नॉन क्यूरेबल है, ये सही नहीं होगा। उसके अलावा जीनाइटल हर्पीज, गुनोरिया और सिफेलिस, ये कुछ ऐसे हैं बीमारी है। सिफेलिस, ठीक है, ये अलग है, ये सिम्टम्स वगैरह अलग है, ये सिफेलिस है, इतना बस। तो सिफेलिस, गुनोरिया और जीनाइटल हर्पीज,
ये ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जिसका शुरू में अगर पता चल जाएगा तो इसका इलाज पॉसिबल है। और हेपेटाइटिस बी और एड्स हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, आदमी इसमें मर ही जाता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एड्स, जीनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और सिफेलिस, ये 5 के 5 हमारे पास क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एड्स किससे होता है, देखो ये तीनों के तीनों होते हैं वायरस से। तो इसका पैथोजन क्या है, वायरस है, यानी ये वायरल डिजीज है। वायरस से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं वायरल डिजीज। तो ये वायरल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। ठीक है, तो ये वायरल डिजीज ये वायरस से होता है। एड्स का जो सबसे फेमस वायरस है उसका नाम है HIV। इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो हमारी बॉडी किसी बीमारी के खिलाफ लड़ता है, उसको जाके ये कमज़ोर कर देगा। तो बिल्कुल कमज़ोर कर देगा तो सभी बीमारी हो जाएगी। राह चलते जितनी भी पैथोजन उड़ रही हैं, जितनी भी बैक्टीरिया हैं, ये सब हमें आके जो है डैमेज करके चले जाएंगे। तो लाखों करोड़ों बीमारी हमारे को एक साथ हो जाएगा। इसको कहते हैं एड्स, क्योंकि इसमें ह्यूमन का इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा जो है ये कमज़ोर कर चुका है। कौन, ये वाला HIV वायरस। तो HIV वायरस एड्स करता है। बाकी है तो ये तीनों के तीनों क्या चीज़, वायरल डिजीज़। और ये जो है दोनों, ये गोनोरिया और सिफेलिस, ये कैसा होता है, ये होता है बैक्टीरियल। तो यही पूछा था हमसे कि इसका पैथोजेनिक जो है बताओ कि ये कौन से पैथोजन से होता है। तो ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल एसटीडीज़ है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल एसटीडीज़, और ये है वायरल एसटीडीज़। तो ये कैसा है, ये है वायरल एसटीडीज़, यानी ये वायरस से होने वाला है, ये बैक्टीरियल से होने वाला है। एड्स का जो वायरस है उसका नाम बस आपको याद रखना है, इसके वायरस याद नहीं रखना है। एड्स का जो वायरस है वो है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी जो है ये लीवर के अंदर बीमारी होता है, लीवर में सूजन वगैरह आ जाता है। हेपेटाइटिस बी भी होता है, एक ए होता है, एक सी होता है, एक ई होता है। वो सब बीमारी आसानी से जो है सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी सही नहीं होता है। तो ये 5 डिजीज़ हमसे पूछा था, तो क्वेश्चन में मैं फिर से पीछे चलता हूँ। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 5 इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बताना है, उसके नाम 5, उसके कैजुअल पैथोजन का नाम बता दिया। अब सिम्टम्स की बात है, यानी कौन कौन से सिम्टम मतलब होता है लक्षण। अगर किसी को बुखार, मतलब कोई बीमारी हो जाता है, तो बुखार वगैरह होता है तो हम पता कर लेते हैं। कोई आदमी का अगर फेफड़ा खराब है तो खांसता रहता है दिन भर, तो खांसते रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसका फेफड़ा खराब है। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको होगा उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, लक्षण को हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो डिजीनेस मतलब उसको चक्कर बहुत आते होंगे। ठीक है, वीकनेस यानी कमजोरी बहुत होगी, वो 1 घंटा आधा घंटा भी चल नहीं पाएगा और जो है बोल नहीं पाएगा। पेन होगा किसमें, स्टमक में, यानी पेट में उसके बहुत तेज तेज दर्द होते हैं। ठीक है, और जब भी वो यूरिनेशन करेगा, यूरिनेशन का मतलब होता है जब भी वो पेशाब करेगा तो उसके जो है पेन होंगे बहुत तेज, यानी यूरिनेशन जो है वो पेनफुल होगा। ठीक है, फीवर आएंगे, उसको फीवर रहेगा हमेशा। एपेटाइट लॉस हो जाएगा, एपेटाइट मतलब होता है भूख का लगना, उसको भूख ही नहीं लगेगा, तो ये एपेटाइट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस का मतलब हो गया अचानक से उसका जो है वेट 50 किलो है 30 में पहुंच जाएगा। ठीक है, 80 है तो 70 में पहुंच जाएगा, बहुत तेजी से वेट गिरता है। हेडेक होगा, हेडेक मतलब सर दर्द। ठीक है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मतलब होता है टेंशन वगैरह ले लेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा तेरे नाम की तरह। ठीक है, तो इस तरीके का जो है सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलता है।